दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में आप देखेंगे 19 अगस्त 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स को, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा। आगामी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं, तो पूरे क्लास को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में जो एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, पहले उसे देख लेते हैं। सवाल था, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 45वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किस स्थान को शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर था सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल। यानी कि यहां पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी। एक चीज यहां पर यह भी हमें समझ में आती है कि भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की जो संख्या है वो 45 है। अच्छा, इसको लेकर तमाम जानकारी मैंने आपको विस्तार में दिया था। यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है और यह उत्तर प्रदेश का चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इस चीज को यहां आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इस 45 में से 37 आपका सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल है जो कि सिक्किम में है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और 2016 में इसे इस सूची में शामिल किया गया था। और लगे हाथों अगर हम यहां बिहार को लेकर बात करें तो बिहार में 2 स्थल हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। एक तो है नालंदा महाविहार और दूसरा कौन है? महाबोधि मंदिर परिसर, जो कि महाबोधि मंदिर परिसर को 2002 में और नालंदा महाविहार को 2016 में इस सूची में शामिल किया गया था। तो ये चीजें आपको यहां से याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, सारनाथ की बात हो रही है तो सारनाथ वही स्थल है जहां पर भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम बार उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहकर संबोधित किया गया। ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको पुनः याद दिला दूं, अगर अभी तक आप लोग बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। तमाम पीडीएफ फाइल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्विज, क्लासेस आदि आपको यहीं पर मिलती है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ये सवाल आपको देखने को मिल रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 80वें स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर बिहार पुलिस को कुल कितने पदक प्रदान किए गए, जिनमें इंस्पेक्टर मोहम्मद अफसर हुसैन को मिला वीरता पदक यानी कि गैलेंट्री मेडल भी शामिल है। यहां से एक प्रश्न इस रूप में भी अराइज होता है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो 2026 में मनाया गया, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो पुरस्कारों की घोषणा हुई है, मतलब पुलिस व अधिकारियों को लेकर, इसमें एक जो गैलेंट्री अवार्ड है वो बिहार को मिला है, केवल एक। और इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, मतलब यहां पर आपको बता दें अफसर हुसैन, मोहम्मद अफसर हुसैन। फिलहाल यहां इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, बिहार पुलिस को कुल कितना पदक मिला है, तो इसकी संख्या कुल है 18, यानी कि विकल्प नंबर सी यहां इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा, ये 18 जो कंप्लीट सूची है वो आपके बीच यहां हमने रखा है। आप अगर देख पा रहे हैं दोस्तों, क्षमा चाहेंगे, कुछ इंटरप्शन आ गया था, कुछ दिक्कत है, कल से ही परेशानी हो रही है, जिस वजह से एक्चुअली ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं जल्दी से सुधार करने का प्रयास करूंगा। मैं बहुत देर से परेशान हुआ लेकिन ये ठीक नहीं हो पाया, तो फिलहाल हम इसी रूप में स्क्रीन के फॉर्म में यहाँ पर हम चीज़ों को देखेंगे, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। जो बात अभी हम कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो पुरस्कारों की घोषणा हुई है, इसमें आप देखेंगे कि बिहार पुलिस को 18 पदक दिए गए हैं। और इन 18 पदकों की जो कंप्लीट सूची है वो आप इधर साइड में देख रहे हैं। इसमें एकमात्र जो गैलेंट्री यानी कि वीरता पदक मिला है वो इंस्पेक्टर मोहम्मद अफसर हुसैन को। इसमें 2 विशिष्ट सेवा पदक यानी कि प्रेसिडेंट मेडल जो मिले हैं, इसमें 2 नाम आपको दिखेगा। वर्तमान में विशेष शाखा में पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार और मुजफ्फरपुर रेल की पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी वीना कुमारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है। अच्छा, इसके विपरीत अगर हम देखें, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 14 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो खास करके रक्षा बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को लेकर जो घोषणा हुई है, इसमें कुल पूरे भारतवर्ष से 78 पुरस्कार को लेकर घोषणा हुई, जिनमें इन 78 में से आप देखेंगे तो 13 मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। अब इसमें से कैटेगरी वाइज अगर हम इसे देखें, इन 78 वीरता पुरस्कारों में तो 9 कीर्ति चक्र है और इसके अतिरिक्त 19 शौर्य चक्र, 5 है वार टू सेना मेडल
और 36 है सेना मेडल। तो ये चीजें यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो आपके समक्ष हमने रखा है, फिलहाल ये दोनों आपको ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है, इसको मिश्रित मत कीजिएगा। अच्छा, इस बार हम लोग मना रहे हैं 80वां स्वतंत्रता दिवस, या फिर मना चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, इसी उम्मीद से यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। लाल किले की प्राचीर से जो ये खास करके संबोधन हुआ या फिर जो तिरंगा फहराया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा बतौर प्रधानमंत्री, ये लगातार 13वीं बार है ना। 17 बार का जो रिकॉर्ड है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है, कल हमने डिस्कस किया था। तो 13वीं बार है नरेंद्र मोदी के तरफ से। लेकिन यहाँ एक विशेष चीज हमें ये देखने को मिलता है कि इस बार भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रगान से पहले यहाँ पर वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसका गायन किया गया है। इस चीज को ध्यान यहाँ पर आपको रखना है। कुछ विशेष बातों में अगर हम वंदे मातरम की ही बात करते हैं तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, अगले 1-2 वर्षों में यहाँ से एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अभी अगर हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो 150वीं वर्षगांठ 2025 में मनाई गई है। आप यूं बोल सकते हैं कि 150वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब इनसे संबंधित तथ्यों को जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम इसकी रचना की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसकी रचना 1875 में किया गया था, और इसके पश्चात 1882 में ये ईस्वी आप लोग चाहें तो ध्यान रखिएगा, 1882 में ये आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। हालांकि इसका आधिकारिक रूप से, सार्वजनिक रूप से बोल सकते हैं, पहली बार जो गायन हुआ 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, यहां पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। रचनाकार कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। लेकिन सार्वजनिक रूप से जो इसका गायन हुआ वंदे मातरम का, यानी कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, इसकी जो पहली पंक्ति है वो यहाँ आपके बीच हमने रखा है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब एक विशेष बात, जो वंदे मातरम की बात हम कर रहे हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत का दर्जा वंदे मातरम को कब मिला तो 24 जनवरी 1950 को मिला। अब ये चीजें जरा यहां देखने का प्रयास कीजिए, 10 प्रश्नों के माध्यम से आपके बीच हमने रखा है। राष्ट्रीय गीत क्या है, इसके रचयिता कौन है, रचना कब हुई, इसका अर्थ क्या होता है वंदे मातरम का। माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, माँ तुझे मैं नमन करता हूं। भाषा इसमें मिश्रित रूप से संस्कृत और बांग्ला आपको देखने को मिलेगा। उपन्यास मतलब वो कौन सा उपन्यास है जिससे ये लिया गया, आनंद मठ से। मैं आपको बतला रहा था 1882 में ये प्रकाशित हुआ था। प्रथम गायन सार्वजनिक रूप से 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। कहां पर तो आपको ध्यान रखना है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहां पर, है ना। मान्यता कब मिली राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को। और भी कई सारी चीजें यहाँ, अच्छा 150वीं वर्षगांठ, ये ध्यान रखिएगा। इसी वजह से तो ये सारी चीजें खबरों में है, यहाँ से सवाल बनना स्वाभाविक है। वंदे मातरम का तभी तो यहाँ गायन हमें देखने को मिला है। चलिए फिलहाल इतनी बातें ध्यान रखिए। आइए दूसरे सवाल पर। अगस्त 2026 में बिहार का पहला फिश ब्रूड बैंक यानी कि मछली प्रजनन बैंक किस जिले के किस स्थान पर खोला गया है। प्रॉपर वो जगह भी पूछा गया है। जिला तो सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के राघवपुर बखरी में ये अभी हाल ही में खोला गया है, जो बिहार का पहला मछली प्रजनन बैंक है। ये केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो अन्य राज्यों पर, विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों पर बिहार जो निर्भर है, इस मामले में निर्भरता कम होगी, लागत कम आएगी। इससे संबंधित जो मछली पालक किसान हैं या फिर जो मछली पालन करते हैं, उन सभी को यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो ये सीतामढ़ी में खोला गया है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। मछलियों की बात हो रही है तो कुछ समय पहले अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, मछली उत्पादन में शीर्ष राज्यों में अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, और तमिलनाडु के अंतर्गत कन्याकुमारी जिले का मछली पकड़ने में सबसे बड़ा हिस्सा है पूरे भारत में। अगर जिलों की दृष्टिकोण से देखेंगे, राज्य में तमिलनाडु शीर्ष पर, गुजरात दूसरे स्थान पर, केरला तीसरे, चौथे पर कर्नाटक और पांचवें पे महाराष्ट्र है। इन चीजों को यहां आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और जानकारी हम आपको दे दें, मत्स्य पालन, जो प्रमुख क्रांतियां भारत में चलाई गई, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से संबंधित जो क्रांति है, ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति, मतलब संबंधित है मछली पालन से। इसी प्रकार से हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल्डन क्रांति, रेड क्रांति, ये सभी आपको याद रखना है। सवाल यहां से अमूमन एग्जाम में बनते हैं और कई बार यहां से आने वाले दिनों में भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है।
आइए तीसरे सवाल पर। हाल ही में या फिर भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित सूर्य पथ तिरंगा अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस टर्म को जरा ध्यान से देखिए, सूर्य पथ तिरंगा। अब यहां फिलहाल जो कथन हमें दिया गया है, इन सभी में से जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि अभियान की जो शुरुआत है ये फिजी की राजधानी सुआ से हुई और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में इसका समापन हुआ। जरा यहां इसे समझने का प्रयास कीजिए कि सूर्य पथ तिरंगा आखिर क्या है। शुरुआत यहां फिजी से हुई, जो भारतीय दूतावास है, एक प्रकार से यहां नाम से भी आप इसको समझ सकते हैं। सूर्य पथ, सूर्य जो एक प्रकार से मतलब स्थिति जो सूर्य का है समय के अकॉर्डिंग, मतलब विभिन्न देशों में समय अंतराल जो है इस अनुसार यहां पर मतलब तिरंगा का एक प्रकार से मतलब इसे लहराया गया। एक प्रकार से शुरुआत यहां से हुई और समापन सैन फ्रांसिस्को में जो भारतीय वाणिज्य दूतावास है यहां पर। तो समय के अकॉर्डिंग एक प्रकार से यहां पर एक अलग सिरे से भारत के इतिहास में या फिर भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में पहली बार यह किया गया। तो पूरी दुनिया में इस प्रकार से इसका आयोजन हुआ। नाम याद रखिएगा, सूर्य पथ तिरंगा। जिस प्रकार से होता है ना घर घर तिरंगा अभियान, उसी प्रकार से घर घर या फिर बोल लीजिए कि देश देश में जो भारतीय दूतावास है वहां पर। आई होप आप इसे समझ चुके हैं। आइए अगले सवाल पर। 14 अगस्त 2026, 14 नहीं बल्कि 17 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास द्वारा अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित अपने पहले सार्वजनिक विजय दिवस यानी कि विक्ट्री डे स्वागत समारोह की मेजबानी किसने किया है? तो तालिबान के प्रमुख नेता मुफ्ती नूर अहमद नूर के द्वारा किया गया है। अभी कई सारी जानकारी हम विस्तार में आपको देंगे। ये 5 वर्ष पूरा हुआ अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का, तो इसी के परिणाम स्वरूप विक्ट्री डे के रूप में इसे मनाया गया है। जरा याद कीजिए अगस्त 2021 को, अगस्त 2021 में कुछ चीजें जो हमें घटनाक्रम में देखने को मिलता है। पहले तो ये ध्यान रखें, जो प्रश्न में हमने आपसे पूछा वो सारी चीजों का जिक्र यहां पर हमने किया है। इसकी मेजबानी जॉर्ज डी अफेयर्स मुफ्ती नूर अहमद नूर द्वारा किया गया, जो उप प्रमुख है या फिर राजनयिक जो बोलते हैं, अंतरिम तौर पर जो नियुक्ति हुई है, जो कार्यभार अभी संभाले हुए हैं, इनकी बात हम कर रहे हैं, इन्हीं की मेजबानी में हुआ। तो फिलहाल ये चीज ध्यान रखें। अब बात अगर हम अगस्त 2021 की करते हैं, तो अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाई थी तो उस समय तालिबान मौके पर ही था। तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और हमें यह देखने को मिलता है कि अफगानिस्तान के जो मौजूदा राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो देश छोड़कर भाग गए। परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार का पतन हो गया। और इसी क्रम में आपको ये ध्यान रखना है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी वैध सरकार खुद को घोषित किया। अब यहां एक सवाल यह बनता है कि तालिबान को किसने पहली बार एक मान्यता के रूप में या फिर यूं बोल लीजिए कि मान्यता किसने दिया था? तो यहां पर वो चीजें हमने आपके बीच रखा है, जरा गौर कीजिएगा। रशिया ने 3 जुलाई 2025 को तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था। तो ये पहला देश ऐसा बना था रशिया जो तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता दिया था। लेकिन दोस्तों यहां एक चीज और मैं आपको बतलाने वाला हूं। अगस्त 2021 में जब ये सारी चीजें हो रही थी, अफरा तफरी यहां मची हुई थी, एक प्रकार से स्थिति बहुत गंभीर थी। जो भारतीय यहां फंसे हुए थे उसे निकालने के लिए, एक प्रकार से ये बोल लीजिए कि सुरक्षित निकालने के लिए, स्वदेश वापस भारत लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। भारत सरकार ने विभिन्न अभियान जो चलाए हैं, खास करके प्रमुख देशों में भारतीयों को निकालने के लिए, जो खास करके एक प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं, गृह युद्ध हो गया या फिर भूकंप आदि हो गया, कुछ स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई संकट के समय जो भारतीयों को स्वदेश लाने को लेकर। तो इसी में यहाँ पर जरा गौर कीजिए, 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था तालिबान के कब्जे के समय अफगानिस्तान से भारतीयों की निकासी को लेकर। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अमूमन यहाँ से एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिल सकता है। 2021 में ऑपरेशन 2021 नहीं बल्कि जनवरी 2026 में ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया है, ईरान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए, है ना। इन चीजों को ध्यान रखिए, ऐसे ये चीजें डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। भारत सरकार द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय है यह किस वर्ष लिया गया था? अब यहां पर देखिएगा, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे
ये एक प्रकार से प्रत्येक वर्ष, अच्छा घोषणा कब हुई थी या फिर कब मनाने का निर्णय लिया गया था, ऐसे इसका राइट आंसर है 2021, और प्रत्येक वर्ष 2021 से ये मनाया जा रहा है। इस बार भी 14 अगस्त को मनाया गया है। जरा यहाँ इसे समझने का प्रयास कीजिए, आखिर ये है क्या। यहाँ पर वो चीजें आपके बीच हमने रखा है। दोस्तों, जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया था। तो विभाजन का वो जो दौर था, उस दौरान लाखों लोग विस्थापित हुए थे। मतलब कुछ लोग इधर से उधर, कुछ लोग उधर से इधर आ रहे थे। सांप्रदायिक हिंसा भी उस दौरान हुआ था कई रूप में, कई जगहों पर। तो हजारों लोगों ने अपना प्राण गंवा दिया था। अब इसी ऐतिहासिक त्रासदी की याद में भारत सरकार ने 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया था। एक प्रकार से जो पीड़ा थी, जो बलिदान था, जो कठिनाई के दौर से लोग गुजरे थे, इसी की स्मृति में, इसी को याद दिलाने को लेकर, कैसा वो समय था, इसको लेकर ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दोस्तों, विभाजन की बात हो रही है तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का जो निर्धारण है वो रेड क्लिफ रेखा करता है, और ये रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि इस रेखा की जो लंबाई है ये 3323 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, यहाँ पर हमने कई जानकारी भारत के पड़ोसी देशों को लेकर, जो भारत और अन्य देश के बीच या फिर इसके अतिरिक्त और भी कई सारे देशों के बीच जो प्रमुख सीमा रेखा है, जो अमूमन एग्जाम में बनते हैं, उन सभी का जिक्र हमने किया है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच भी है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, और इसी प्रकार से हिडनबर्ग रेखा, मेजिनोट रेखा, 17वीं समानांतर रेखा, और भी कई सारी रेखाएं हैं जो अमूमन यहीं से पूछे गए हैं एग्जाम में। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो समझिए कि अगर इस तरह के प्रश्न बनेंगे तो एक अंक आपके हाथ में होंगे। आइए अगले सवाल पर चले, उससे पहले आपको मैं पुनः याद दिला दूं कि जनवरी से जून तक का पिछले 6 महीने का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का ये पीडीएफ आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध कराया गया है। ये जनवरी से जून 2026 का है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जनवरी 2025 से, यानी कि पिछले साल का पूरा और अभी तक का पूरा जून तक का, मतलब पिछले 18 महीने का कंप्लीट संग्रह अगर आपको चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं। और ये तमाम चीजें कहां आपको मिलेगी, तो प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये विजेता बैच है और आपको ध्यान रखना है ये सारी सुविधाएं इसमें आपको मिलती है। केवल बिहार स्पेशल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का भी एक कंप्लीट पैकेज है बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। आज आप ज्वाइन कीजिए इस कूपन कोड के साथ और अगले 1 साल तक आप इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। तो अभी जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। छठा सवाल देखिएगा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किस गंभीर बीमारी को नोटिफिएबल डिजीज यानी कि अधिसूचित बीमारी घोषित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। जबकि 36 में से, 36 का अर्थ यहां समझ रहे हैं, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कुल मिला के क्षेत्रों की संख्या होती है 36। तो 36 में से 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले ही इसे अधिसूचित बीमारी का दर्जा दे चुका है। इस बीमारी की जो हम बात कर रहे हैं यह है कैंसर। मतलब इसको लेकर एक प्रकार से सरकार ने यह घोषणा किया है कि संबंधित विभाग या फिर सरकार तक पल पल की रिपोर्ट इस बीमारी को लेकर पहुंचती रहे, इसमें कहीं भी कोई भी देरी ना हो। मतलब इसे एक प्रकार की अधिसूचित बीमारी की श्रेणी में रखा गया है ना। तो कैंसर की यहां हम बात कर रहे हैं, विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या कितना है, 82,501 और 82,502। इस ट्रेन को कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के तहत स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस नाम दिया गया है। यह ब्रांडिंग किस कंपनी के साथ हुए विज्ञापन समझौते के तहत की गई है। अब देखिए, अगर यह प्रश्न आपको नहीं भी मालूम है तो जरा गौर कीजिए। स्प्राइट आप लोग पीते हैं, हालांकि आपको ये जरूर मालूम होगा कि स्प्राइट जो कोल्ड ड्रिंक है उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है कोका कोला, जो एक अमेरिकी कंपनी है। तो थोड़ा सा आप यहां पर हिंट ले सकते थे, विकल्प नंबर बी कोका कोला इंडिया यहां इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, समझौता जो हुआ है, यहां एक टर्म हमने लिखा है कंपनी के साथ हुए विज्ञापन समझौते।
इससे रेलवे को फायदा है, एक प्रकार से विज्ञापन समझौता है। जरा यहां देखने का प्रयास कीजिएगा, इसको लेकर कंप्लीट जानकारी है। जो रेलवे को मुनाफा होता है इस तरह के विज्ञापन से, इसमें अतिरिक्त लाभ मतलब प्राप्त होंगे। एक प्रकार से पहली बार भारत में इस तरह की चीजें हो रही है। तो नाम यहां ध्यान रखिएगा, लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। अब इसका नाम स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस किया गया है और ट्रेन संख्या यहां पर हमने दर्शा दिया है। तो इन चीजों को यहां ध्यान आपको रखना है। बात अगर भारतीय रेलवे की हो रही है तो जरा गौर कीजिए, अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक जानकारी हमने आपको दिया था। आपको मालूम होनी चाहिए कि साउथ कोस्ट रेलवे यानी कि दक्षिण तट रेलवे भारत का या फिर भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन घोषित किया गया। इसका मुख्यालय कहां पर, तो विशाखापट्टनम में। ये चीजें याद रखिए, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला 8वां सवाल है, प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया या फिर ई टोकन बोल लीजिए, इसके माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को खाद्य सब्सिडी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। यहां इस प्रश्न का राइट आंसर है दादरा एवं नगर हवेली और चंडीगढ़। पहली बार यहां पर इसकी शुरुआत हुई है। देखिए यहाँ टोकन की जो बात हो रही है, एक प्रकार से डिजिटल रुपया या फिर डिजिटल टोकन है। जिस प्रकार से फास्ट फूड की दुकान पर आप जाते हैं फास्ट फूड खाने के लिए, कई दुकान में ये सुविधाएं होती है कि टोकन के माध्यम से चीजें मिलती है, मतलब पेमेंट कीजिए टोकन मिलेगा। उसी प्रकार से डिजिटल रुपया या फिर ई टोकन आप बोल लीजिए, यहाँ पर लाभार्थियों को इस रूप में अन्न मिलेगा। यही तो एक सवाल था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को खाद्य सब्सिडी उपलब्ध कराने को लेकर अभी हाल में इसकी शुरुआत हुई है। तो चर्चाएं जो हमने किया, प्रश्न जो हमने आपके बीच रखा, यहां पर दादरा एवं नगर हवेली और चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात ये ध्यान रखिए, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक सिंपल सा लाइन है, एक सिंपल सी जानकारी है, आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन से राज्य हैं और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। कई बार इसमें कुछ बदलाव भी हमें देखने को मिले हैं 2019 से अब तक, है ना। दो बार शायद हुए बदलाव। ये चीजें मैं कई बार आपको डिस्कस कर चुका हूं, फिलहाल इस पर हम जाएंगे नहीं, चलते हैं सीधे अगले सवाल पर। देखिए उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी, ये नदी का नाम यहां पर इंपॉर्टेंट है। नदी पर स्थित लगभग 140 वर्ष पुराने पारिछा बांध को अगस्त 2026 में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा विश्व धरोहर सिंचाई संरचना के रूप में मान्यता दी गई है। तो फिलहाल यहां इस प्रश्न का राइट आंसर है अंतरराष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग द्वारा अभी हाल ही में विश्व धरोहर सिंचाई संरचना के रूप में मान्यता दी गई है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी पर बना है। इस बांध का नाम क्या है, तो पारिछा बांध। जरा यहां इसके माध्यम से इसे समझने का प्रयास कीजिए। पहली बात यहां पर यह है कि जो ये मान्यता दिया जाता है ऐसी संरचना को जो बेसिकली सिंचाई और जल प्रबंधन को लेकर कार्यरत है और सामान्यतः 100 वर्ष से अधिक पुरानी तथा सिंचाई या कृषि जल प्रबंधन से संबंधित है। तो ऐसी रचना को यह मान्यता दिया जाता है और अगस्त 2026 में यही हमें देखने को मिलता है कि इस पारिछा बांध को यह मान्यता दी गई है विश्व धरोहर सिंचाई संरचना के रूप में। मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि ये कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के झांसी में बेतवा नदी पर पारिछा बांध। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो ब्रिटिश काल में हुआ था और यह 1886 से कार्यशील है। तो इस प्रश्न में इतनी जानकारी सफिशिएंट है। आते हैं अगले सवाल पर। अच्छा एक चीज, कोई भी बांध खास करके ये सारी चीजें इस रूप में इंपॉर्टेंट है, सवाल अमूमन बनते हैं, याद रखिएगा। आते हैं अगले सवाल पर। पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती टीएमसी सरकार द्वारा मनाए जाने वाले खेला होबे दिवस के स्थान पर प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया या फिर मनाया गया। यहां पर देखिए, यहां सवाल को एक बार मैं पुनः से पढ़ना चाहूंगा। जो घोषणा हुई है अभी हाल ही में, खेला होबे दिवस के स्थान पर प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया गया फिर मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा हुई है भाजपा सरकार जो पश्चिम बंगाल में बनी है। अभी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। फिलहाल जो इसका राइट आंसर है यह आयुष्मान दिवस। हालांकि चर्चाएं हम कुछ में पहले भी कर चुके हैं, अभी 16 अगस्त को यह मनाया गया है, तो इस रूप में पुनः आपके बीच हमने रखा है। देखिए सबसे पहले आपको यह हम बतला दें, यहां पर देखिएगा पश्चिम
बंगाल में जो भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है, परिणाम स्वरूप शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भाजपा की पहली बार यहां पर सरकार बनी है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस द्वारा यहां खेला हौबे दिवस की जो शुरुआत हुई थी, इसे पूरी तरह से अब भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने घोषणा किया कि अब इस स्थान पर 16 अगस्त को प्रत्येक वर्ष आयुष्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब खेला हौबे दिवस पश्चिम बंगाल में 16 अगस्त को मनाया जाने वाला एक राजनीतिक और सांस्कृतिक दिवस है, या फिर एक्चुअली था, जिसे तृणमूल कांग्रेस द्वारा वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के लोकप्रिय नारे खेला होबे, इसका अगर हिंदी अर्थ देखेंगे तो खेला होगा, मतलब ये एक लोकप्रिय नारा के तौर पर इसी को आधार मानते हुए यहां पर विधानसभा चुनाव को लड़ा गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें एक प्रसिद्ध नारा के रूप में ये हमें देखने को मिलता है ना। ये चीजें यहां ध्यान रखें। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि इसको अब समाप्ति की घोषणा करते हुए आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा है वो शुवेंदु अधिकारी द्वारा किया गया। तो फिलहाल यहां पर इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले हाल ही में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, परिणाम स्वरूप जो मुख्यमंत्री बने हैं, जो गठबंधन की सरकार जहां जहां हमें देखने को मिली है, 5 में से 4 तो यहां पर गठबंधन की ही सरकार वाली हमें देखने को मिलती है ना। पश्चिम बंगाल में यहां पर देखिए, इसको लेकर अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में या फिर भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा विकसित भारत जो लक्ष्य है 2047 का, इसके दीर्घकालिक विजन के अनुरूप परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार के लिए वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में, जो लाल किला से उन्होंने संबोधन किया, इस चीज को उन्होंने यहां पर बोला था, दोहराया था। तो 100 गीगावाट का लक्ष्य है 2047 तक का। विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, हालिया घोषणा के अनुसार पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एशिया की पहली डेजर्ट थीम आधारित ड्राइव थ्रू नाइट सफारी को भारत के किस राज्य में विकसित एवं शुरू किया जाएगा। अभी ऐसे नाइट सफारी की जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश में हुई है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां पर डेजर्ट थीम पर आधारित ड्राइव थ्रू नाइट सफारी, यह भी एक प्रकार की नाइट सफारी है। इसकी शुरुआत को लेकर जो बात कही गई है, राइट आंसर है गुजरात। विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो दोस्तों, आज का यह महत्वपूर्ण सेशन यहां पर समाप्त होता है, और ये रहा आज के क्लास का प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आप 72वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, कंप्लीट जो कोर्स है प्रीलिम्स को लेकर, आप इसे ले सकते हैं। इसमें करेंट अफेयर्स का ये वाला जो विजेता बैच है, ये भी आपको मिल जाता है। या फिर अगर मेंस का कोर्स लेते हैं करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स का विजेता बैच, ये वाली जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी आपको इसमें मिल जाता है। अगर केवल प्रीलिम्स के लिए चाहिए तो आंख मूंद के आप इसको ले लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आंसर क्या होगा। धन्यवाद, जय हिंद।